नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों पहली खबर की बात करते हैं तो वो अर्जुन टैंक मार्क 1A को लेकर आ रही है। कहा जा रहा है कि कानपुर में फील्ड गन फैक्ट्री अर्जुन टैंक मार्क 1A के बैरल और ब्रिज मैकेनिज्म कंपोनेंट्स यानी कि घटकों का निर्माण करेगी। अर्जुन मार्क 1A जिसे कि हंटर किलर के रूप में जाना जाता है और इस टैंक का उत्पादन अब 100% स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके किया जा रहा है। बता दें कि पुराने अर्जुन टैंक की तुलना में ये जो नया अर्जुन टैंक होगा उसमें 71 यानी कि 71 नए फीचर्स होंगे और इसकी 5 किलोमीटर की बेहतर लक्ष्य सीमा भी होगी और ये नया टैंक विश्व स्तरीय भी होगा। आपको तो मालूम ही होगा कि इस उन्नत टैंक का डिजाइन और ढांचा DRDO के द्वारा तैयार किया गया है। अब रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि भारतीय सेना के पास वर्तमान में जो 124 पुराने अर्जुन टैंक हैं जिन्हें जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया गया है और इन पुराने टैंकों से जो भी फीडबैक मिला यानी कि जो भी मूल्यांकन किया गया उसी के आधार पर सेना ने 71 यानी कि 71 विशेषताओं की एक लिस्ट तैयार की थी जिसे कि DRDO को सौंपा गया था कि भाई अर्जुन टैंक के नए संस्करण में इन्हें शामिल किया जाना चाहिए। नए टैंक में एक अधिक फायरिंग शक्ति यानी कि ग्रेटर फायरिंग स्ट्रेंथ होगी, प्रिसीजन टारगेट डिटेक्शन होगा यानी कि सटीक लक्ष्य का पता लगाना होगा और नया ट्रांसमिशन सिस्टम भी होगा। इसके अतिरिक्त टैंक अब अपने आप ही लक्ष्य का पता लगा सकता है और कमांडर, गनर, लोडर और ड्राइवर के चालक दल के साथ टैंक युद्ध के मैदान में सभी बाधाओं को दूर करते हुए अपने रास्तों को पार करेगा। इसके अलावा टैंक में किसी भी रासायनिक हमले का पता लगाने के लिए विशेष सुविधा, एक अलार्म भी होगा जो कि परमाणु बम के हमले की चेतावनी भी देगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो कि STFE-25 यानी कि हिंदुस्तान टर्बोफैन इंजन को लेकर आ रही है। दोस्तों STFE-25 यानी कि हिंदुस्तान टर्बोफैन इंजन जो कि एक 25 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का टर्बोफैन इंजन है, एक बार अगर ये प्रमाणित हो जाता है यानी कि ये प्रूफ हो जाता है तो ये 5 टन के उच्च ऊंचाई वाले लॉन्ग इंड्योरेंस यानी कि हेल UAV को पावर प्रदान करेगा और उसके लिए ये एक आदर्श इंजन भी होगा। बता दें कि जो जेट पावर UAVs होते हैं वो काफी प्रभावी होते हैं उच्च ऊंचाई में और ये उच्च ऊंचाई में यानी कि करीबन 50,000 फीट की एल्टीट्यूड में ये क्रूज करने में भी सक्षम होते हैं। HAL के द्वारा कहा गया है कि STFE-25 मानवयुक्त या मानव रहित प्लेटफॉर्मों का समर्थन करता है जिनका अधिकतम टेक ऑफ वजन 5,000 किलोग्राम का है। दोस्तों दरअसल HAL कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम यानी कि कैट्स वॉरियर पर काम कर रहा है जिसका एक पार्ट है लॉयल विंगमैन प्रोग्राम और इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होगा वो 1300 किलोग्राम का होगा जिसे की शुरुआत में ट्विन PTA-7E टर्बोजेट इंजन के द्वारा पावर मिलेगी जो कि 3.73 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करते हैं, लेकिन ये काफी नहीं होगा हैवी पेलोड्स ले जाने के लिए और ये ना ही एक अच्छा इंड्योरेंस मुहैया कराएगा। इसीलिए ये जो 25 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का जो टर्बोफैन इंजन है वो एक आइडियल यानी कि आदर्श इंजन माना जा सकता है जो कि मानव रहित लड़ाकू जो वाहन होते हैं उन्हें अधिकतम पेलोड ले जाने की भी अनुमति देगा और उनका इंड्योरेंस टाइम भी काफी ज्यादा का होगा। यही नहीं दोस्तों, इस इंजन को HAL के वॉरियर और DRDO के द्वारा जो घातक UCAV बनाया जा रहा है उस पर भी फिट किया जा सकता है। बढ़ते अगली खबर की तरफ जो कि मलेशिया से आ रही है। दोस्तों मलेशिया में अब HAL ने अपना एक ऑफिस खोला है और इस ऑफिस के लिए HAL ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन भी किए। दरअसल दोस्तों मलेशिया आपको पता ही है कि 18 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट टेंडर के विजेता की घोषणा जल्द कर सकता है। ऐसे में भारत ने ये जो नया ऑफिस मलेशिया में खोला है वो एक बहुत बड़ा अवसर भारत को देगा। आने वाले समय में हो सकता है कि ये तेजस फाइटर जेट के लिए एक बड़ा मील का पत्थर भी साबित हो। दरअसल मलेशिया में HAL के इस नए ऑफिस से HAL कई और अवसरों को भी तलाशेगा, लीड इन फाइटर ट्रेनर, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और यही नहीं, इसके अलावा जो मलेशिया के सुखोई 30 है उनके अपग्रेडेशन के लिए भी और उनके हॉट ट्रेनर विमानों के लिए भी। यही नहीं दोस्तों, इस ऑफिस का एक और मकसद भारत का ये है कि इसके माध्यम से भारत रॉयल मलेशियन एयरफोर्स को अपने STT-40, डोनियर 228 और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की भी पेशकश कर सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस ऑफिस का एक और बड़ा फायदा ये होगा कि जो रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के अन्य प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी सर्विस में भारत अपना योगदान करेगा और साथ ही साथ इस रीजन में जो भी देश मौजूद हैं उनकी भी। यानी कि दोस्तों HAL ने आखिरकार मलेशिया में ऑफिस खोल दिया है जो कि एक बड़ा अवसर भारत को आने वाले समय में जरूर देगा। दोस्तों अगली खबर रशिया से आ रही है। कहा जा रहा है कि रशियन डिफेंस इंडस्ट्री का एक डेलीगेशन जल्द ही भारत दौरे पर आने वाला है जहां वो भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI के अपग्रेडेशन के ऊपर बात करेगा, यानी कि सुपर सुखोई प्रोग्राम को लेकर ये खबर है। कहा जा रहा है कि ये जो अपग्रेडेड सुखोई 30 MKI होगा उसमें एक बेहतर रडार, बेहद जरूरी हथियार पैकेज, न्यू कॉकपिट सिस्टम और
इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इंटीग्रेशन भी इसमें शामिल है। यही नहीं, इसके अलावा रशिया चाहता है कि भारत के सुखोई 30 MKI को रशिया के Su-30 SM-2 स्टैंडर्ड के स्तर पर लाया जाए या उसी स्टैंडर्ड में से बदला जाए। दोस्तों अगली खबर AK-203 राइफल को लेकर आ रही है। जिस तरीके से आप सभी को मालूम है कि स्थानीय स्तर पर यानी कि लोकल प्रोडक्शन किया जाएगा AK-203 का भारत और रशिया के द्वारा उत्तर प्रदेश के अमेठी में। लेकिन दोस्तों अब इस प्रोग्राम को एक बड़ा झटका लग गया है। कहा जा रहा है कि AK-203 के निर्माण में अभी और देरी हो सकती है, जिसके पीछे के कुछ कारण भी सामने आए हैं। पहला तो यही है कि दोनों देशों के बीच अभी भी कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो हल नहीं हुए हैं, और ये जो मुद्दे हैं वो है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के। दूसरा मुद्दा ये है कि वर्तमान में जिस तरीके से ईस्टर्न यूरोप में समस्या चल रही है वो भी एक मुद्दा है इस प्रोजेक्ट के डिले होने में। और एक और कारण ये भी है कि इस राइफल का बैरल का निर्माण कौन करेगा। कहा जा रहा है कि अभी भी भारत और रशिया के बीच में सप्लाई चेन को लेकर कोई अच्छी खासी बातचीत नहीं चल रही है। दोस्तों जब AK-203 की ये जो डील है वो बार बार डिले होती जा रही है, तो ऐसे में भारत को अब अपनी कंपनियों को बड़े अवसर देने चाहिए कि वे इसी कैटेगरी की अन्य राइफलें भी तैयार करना शुरू कर दें, जो कि करना भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन AK-203 का एक अपना स्टैंडर्ड है, वहां तक पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन आप समझ रहे हैं कि निर्भरता कितना पीछे कर देती है। उसका उदाहरण आप AK-203 के इस सौदे को लेकर आप कह सकते हैं। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो भारतीय नौसेना की तलवार क्लास फ्रिगेट्स को लेकर आ रही है। दरअसल अब ये कहा जा रहा है कि जो तलवार क्लास के फ्रिगेट्स हैं जिन्हें की रशिया भारतीय नौसेना के लिए तैयार कर रहा है, और इस प्रोजेक्ट के तहत पहली 2 एडवांस तलवार क्लास की जो फ्रिगेट्स थी जो कि रशिया में तैयार हो रही हैं, उनकी डिलीवरी में अब 6 महीने की और देरी होगी। हालांकि रशिया कह रहा है कि वो पहली 2 फ्रिगेट्स को 2022 के अंत तक डिलीवर कर देगा, जब पेमेंट का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अब ये कहा जा रहा है कि 2023 में ये फ्रिगेट्स भारत को मिल पाएंगी। रूस और यूक्रेन का युद्ध जो चल रहा है उसकी वजह से पहली फ्रिगेट को नवंबर 2023 तक ही डिलीवर किया जाएगा और दूसरी फ्रिगेट अप्रैल 2024 तक भारत को मिल पाएगी। तो आप दोस्तों समझ लीजिए कि कितनी निर्भरता हमारी जो रशिया के ऊपर है, उसकी वजह से हमारे प्रोजेक्ट्स भी डिले हो रहे हैं और हमारा पैसा और हमारा समय वो भी बर्बाद हो रहा है। इसीलिए दोस्तों आत्मनिर्भर भारत यहाँ पर क्यों जरूरी हो जाता है, आप इन सब चीजों से समझ सकते हैं। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर आ रही है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि सूडान की आर्मी को आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का एक स्केल मॉडल प्रदर्शित किया गया था। अब ये कहा जा रहा है कि भारत ने आकाश सैम के एक्सपोर्ट के लिए सूडान की आर्मी से बातचीत कर ली है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी ये जानकारी सामने नहीं आई है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय एक और काम कर रहा है, जिसके तहत रक्षा मंत्रालय उन देशों की लिस्ट तैयार कर रहा है जहां भारत अपने मिलिट्री हार्डवेयर का एक्सपोर्ट कर सके। दोस्तों अगली खबर लार्सन एंड टूब्रो को लेकर आ रही है। बता दें कि लार्सन एंड टूब्रो शिपयार्ड ने यूएस नेवल शिप चार्ल्स ड्रू की मरम्मत पूरी कर ली है और कहा गया कि इसकी जो रूटीन मेंटेनेंस है, जिसमें कि रिपेयरिंग और इक्विपमेंट्स की सेफ्टी भी शामिल है, वो सब पूरा कर लिया गया है। ऐसे में अब लार्सन एंड टूब्रो के अधिकारियों ने कहा कि अमेरिकी शिप की रिपेयरिंग का ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, उससे अब उन्हें ऐसे ही कई बड़े अवसर और मिल सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दरअसल दोस्तों मुंबई से 180 किलोमीटर दूर श्रीवर्धन क्षेत्र में एक नाव बरामद की गई, जिसमें कि 3 AK-47 राइफलें और कई जिंदा कारतूस मिले। हालांकि अब इसकी पहचान कर ली गई है। कहा यह जा रहा है कि ये नाव एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी के नाम पर पंजीकृत है और ये जो स्पीड बोट थी वो मानसूनी हवाओं के कारण ओमान से बहकर श्रीवर्धन आ पहुंची। हालांकि ये कहा जा रहा है कि संदिग्ध स्पीड बोट से संबंधित जो पुख्ता जानकारी है उसे भारतीय तटरक्षक दल के द्वारा जुटा लिया गया है। ये नाव ऑस्ट्रेलियाई महिला की है, उसका पति इसका कप्तान है। 26 जून 2022 को मस्कट से यूरोप की ओर जाते हुए स्पीड बोट का इंजन फेल हो गया था। तब बोट पर सवार लोगों ने सहायता की गुहार लगाई। उस दौरान उसके पास से जा रहे कोरियन नौसेना के एक जहाज ने आपात स्थिति में इस स्पीड बोट पर सवार लोगों की मदद की और उन लोगों को ओमान प्रशासन के सुपुर्द कर दिया था। लेकिन तब समुद्र में हाई टाइड आया, जिसकी वजह से यह नाव बहकर आगे की ओर चली गई और ये ओमान की खाड़ी से मुंबई के निकट श्रीवर्धन तक आ पहुंची। हालांकि ये कहा जा रहा है कि इसमें कोई आतंकी साजिश नहीं दिखती है, लेकिन फिर भी मुंबई पुलिस हाई अलर्ट पर है। दोस्तों अगली खबर चाइना से आ रही है। भारत और अमेरिका की मिलिट्री ड्रिल से चिड़े चीन ने अब शिनजियांग इलाके में अपनी मिसाइल का हाई एल्टीट्यूड टेस्ट किया है। कहा जा रहा है कि चीन का ये मिसाइल सिस्टम बेहद आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। ये काफी सटीक भी है और चाइना ने भारत और अमेरिका की संयुक्त मिलिट्री अभ्यास का ये जवाब दिया है। कहा जा रहा है कि चीन ने जिस मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया है उसका नाम है HQ-17A एयर डिफेंस सिस्टम। ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और इसका परीक्षण ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों से किया गया है। ये एक ही गाड़ी पर सेट होने वाला सिस्टम है, आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है, बेहद सटीक है। बता दें कि चाइना का ये जो HQ-17A एयर डिफेंस सिस्टम है ये एक साथ कई टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकता है, चाहे वो फाइटर जेट हो, हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें हो या फिर क्रूज मिसाइलें हो। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो चाइना को लेकर ही आ रही है।
दरअसल चाइना के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उनके सैनिक रूस में होने जा रहे मिलिट्री एक्सरसाइज वोस्टॉक 2022 में हिस्सा लेंगे, जो कि इस महीने के अंत में आयोजित की जाएगी। बता दें कि इस एक्सरसाइज में भारतीय आर्म फोर्सेस भी भाग लेंगी, लेकिन रक्षा मंत्रालय और भारतीय सेना की तरफ से कोई जानकारी अभी तक दी नहीं गई है कि भारतीय सेना भी वोस्टॉक 2022 में हिस्सा लेंगी या नहीं। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दरअसल भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कई भारतीय और पाकिस्तानी यूट्यूब न्यूज चैनलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने वाले 8 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक किया है। इन यूट्यूब चैनलों में 7 भारतीय और 1 पाकिस्तान स्थित यूट्यूब चैनल है। इन्हें आईटी नियम 2021 के तहत ब्लॉक किया गया है। ब्लॉक किए गए यूट्यूब चैनलों को 114 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया है और इन चैनल्स पर 85,73,000 सब्सक्राइबर भी हैं। बता दें कि ये जो यूट्यूब चैनल्स थे वो भारत में दहशत पैदा करने, सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने और सांप्रदायिकता को भड़काने वाला कंटेंट परोस रहे थे। इससे पहले भी भारत ने 25 अप्रैल 2022 को 16 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक किया था, जिनमें कि 10 भारतीय और 6 पाकिस्तानी बेस्ड चैनल थे। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।